हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन 10 जो बताता था इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने वहां पर डिस्कस किए थे दो पॉइंट्स, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और फ्री कंसेंट, और साथ ही हमने बात की थी कि इन्हें हम करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बेटा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है या पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो सेक्शन 11 बताता है कि कौन पर्सन है या कौन पार्टी है जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो बेटा सेक्शन 11 बोलता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। सेक्शन 11 बोलता है कि every person is competent to contract, हर व्यक्ति competent है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बशर्ते कि ये तीन कंडीशन वो फुलफिल कर दे। फर्स्ट, वो पर्सन क्या हो? मेजर हो, यानी ही हैज अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी। दूसरा, ही इज ऑफ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो ये तीन कंडीशन है। सबसे पहली बात करें मेजोरिटी की, तो उसमें गवर्न करते हैं प्रोविजन इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के, जो बोलते हैं कि वो पर्सन जो इंडिया में रहता है वो मेजर कब माना जाएगा? जब वो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका हो। ठीक है बेटा, तभी वो मेजर ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, ही इज ऑफ साउंड माइंड, तो उसके लिए जो है बेटा सेक्शन 12 बोलता है कि कौन से ऐसे पर्सन है जो साउंड माइंड के माने जाएंगे। साउंड माइंड को सेक्शन 12 ने डिफाइन किया कि अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ या एट द टाइम ऑफ व्हेन ही इज मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजन है वो उसे समझ सके उस समय, एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट, और वो रेशनल जजमेंट ले सके कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे कुछ बेनिफिट देने वाला है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे पर क्या इफेक्ट या क्या इंपैक्ट डालने वाला है। साथ में दो पॉइंट हमें और पढ़ने इसमें रेलिवेंट है। फर्स्ट इज अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड। एक पर्सन क्या है? वो यूजुअली अनसाउंड माइंड के हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, बट कब बना सकते हैं? जब वो ओकेजनली साउंड माइंड के होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। यानी एक पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली इज ऑफ साउंड माइंड, तो जब वो ओकेजनली साउंड माइंड के हो जाते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। वाइस वर्सा, दूसरी तरफ हम देखें कि एक पर्सन है जो यूजुअली अनसाउंड माइंड है बट ओकेजनली क्या हो जाते हैं? साउंड माइंड के हो जाते हैं। तो जब वो ओकेजनली साउंड माइंड के हो जाते हैं उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है बेटा, सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, यानी कौन से? जो सिंपली डिस्क्वालीफाई कर रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करें, वो लोग होते हैं फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, एलियन एनिमी होते हैं, कॉर्पोरेशंस, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट्स वगैरह। तो ये जो पर्सन है वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं बन सकते। ठीक है बेटा, चलिए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था माइनर के रिगार्डिंग, लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट और पोजीशन ऑफ माइनर, इसे समझते हैं बेटा। चलिए, फर्स्ट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, यानी जो माइनर है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, यानी वो शुरुआत से ही वॉइड है, उसकी लीगल रिकॉग्निशन कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस केस में एक फेमस केस लो है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास कोश का। तो बेटा हुआ क्या था इस केस में समझिए। धर्मोदास जो थे वो एक माइनर थे और उनके पास थी एक हाउस प्रॉपर्टी, वो उसे मॉर्टगेज करते हैं और बदले में अमाउंट बोरो करते हैं 20,000 की। अब फैक्ट समझिए बेटा, धर्मोदास के पास है हाउस प्रॉपर्टी, वो जाते हैं ब्रह्मदत्त के पास। ब्रह्मदत्त कौन है? ब्रह्मदत्त एक मनी लेंडर हैं कैलकाटा के। ठीक है, वो उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मैं इसे मॉर्टगेज करना चाहता हूं और मुझे अमाउंट बोरो करनी है। तो ब्रह्मदत्त जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरे अटॉर्नी से मिल लीजिए। धर्मोदास उनके अटॉर्नी के पास जाते हैं और बताते हैं कि ये हाउस प्रॉपर्टी है, इसे मॉर्टगेज करना चाहता हूं और अमाउंट बोरो करना चाहता हूं। ठीक है, इतना हो गया। जो ब्रह्मदत्त के अटॉर्नी होते हैं उनका नाम होता है केदारनाथ, वो
धर्मोदास से बोलते हैं कि ठीक है आप ऐसा करिए, कुछ दिनों बाद आ जाइए, इतने में डॉक्यूमेंट जो है मॉर्टगेज के वो प्रिपेयर कराता हूं और आप कुछ दिनों बाद आ जाइएगा और प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके आप अमाउंट बोरो कर लेना। ठीक है, इतनी बात हो गई। मीनवाइल क्या होता है, धर्मोदास की मदर है, उन्हें पता चलता है कि जो धर्मोदास है वो प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करने जा रहा है। वो केदारनाथ को अपने अटॉर्नी के थ्रू एक लेटर भिजवाती है, उसमें बताती हैं कि जो धर्मोदास है वो माइनर है और जो भी आप ट्रांजैक्शन धर्मोदास के साथ करेंगे उसके लिए आप सोलली रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी अकेले आप ही जिम्मेवार होंगे, उसमें धर्मोदास की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी चूंकि वो माइनर है। इतना उन्हें बता दिया गया था केदारनाथ जी को। फिर भी कुछ दिनों बाद जो है धर्मोदास जाते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं केदारनाथ जी के पास, और केदारनाथ जी को पता है कि धर्मोदास जो है वो इस समय माइनर है। फिर भी वो जो मॉर्टगेज होती है उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं और धर्मोदास को 20,000 रुपीज दे देते हैं। ठीक है बेटा, इतना हो गया। बाद में क्या होता है, धर्मोदास की मदर और धर्मोदास दोनों मिलकर सूट फाइल कर देते हैं ब्रह्मदत्त के अगेंस्ट और बताते हैं कि जब ये मॉर्टगेज हुई थी तो उस समय क्या था, उस समय धर्मोदास माइनर था और इस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना ये वॉइड बना। जब ये पेटिशन बेटा प्रोसेस में चल रही थी तो उस समय क्या होता है, ब्रह्मदत्त जो है तो ब्रह्मदत्त जो है उस समय गुजर जाते हैं और फिर ये जो केस लड़ा गया था ये उनके एग्जीक्यूटर्स के थ्रू लड़ा गया था, इसलिए यहां पे जो बेटा नाम है वो है मोहिरी बीबी, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, इसलिए यहां पर ये नाम मेंशन किया हुआ है। ठीक है बेटा, समझ आया। अब जब कोर्ट में पहुंचा मामला तो कोर्ट ने देखा, सारे फैक्ट्स चेक किए और जजमेंट सुनाई कि ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है मॉर्टगेज का धर्मोदास और ब्रह्मदत्त के बीच में, ये वॉइड एब इनिशियो है। क्यों है वॉइड एब इनिशियो? जब कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी तो उन्होंने रेफरेंस दिया सेक्शन 11 का और बताया कि सेक्शन 11 बोलता है केवल वही पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो 3 कंडीशन फुलफिल करे, जिसमें पहली कंडीशन क्या है कि वो पर्सन क्या करे, अटेन करे एज ऑफ मैच्योरिटी। क्योंकि इस केस में क्या है, धर्मोदास मेजर नहीं थे, वो माइनर थे, इसलिए वो कॉम्पिटेंट नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बताया कि जो माइनर होता है उस पर रूल ऑफ एस्टेपल नहीं लगता है। रूल ऑफ एस्टेपल क्या होता है बेटा? रूल ऑफ एस्टेपल होता है यानी अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को बताना कि मैं उस फला व्यक्ति का एजेंट हूं या मैं ये पर्सन हूं। तो अगर वो बात फैक्ट्स झूठे निकलते हैं तो वो पर्सन लाइबल होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा था। धर्मोदास ने भले ही अपने आप को मेजर बताया था, फिर भी क्या होगा, फिर भी उसके ऊपर रूल ऑफ एस्टेपल नहीं लगेगा और वो लाइबल नहीं होगा, भले ही उसने झूठ बोला हो, वो लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, माइनर है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो इस केस में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया था, वो ये निकल के आया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है माइनर के साथ वो वॉइड एब इनिशियो होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है कि नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी जब माइनर मेजर हो गया, रेटिफाई करना चाहता है तो वो रेटिफाई नहीं होगा, उसका रेटिफिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि जब माइनर और दूसरी पार्टी उसके बीच में एक अग्रीमेंट बन रहा है, वो अग्रीमेंट जो बन रहा है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो है। इसलिए जो चीज पहले से ही वॉइड है आप उसे बाद में ठीक नहीं कर सकते। लॉ बोलता है कि वो एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो है और एग्रीमेंट जो वॉइड होते हैं वो रेटिफाई नहीं होते, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। माइनर जो है, अभी तक हमने समझा कि माइनर के साथ जितने कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, अग्रीमेंट बनेंगे, वॉइड एब इनिशियो होंगे। ठीक है, इतना समझ लिया। लेकिन अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले, कोई मॉर्टगेज जो है वो एग्जीक्यूट हुई इन द फेवर ऑफ माइनर, माइनर के फेवर में हुई, माइनर के बेनिफिट की बात चल रही है, तो इस केस में जो मॉर्टगेज एग्जीक्यूट हुई है इन फेवर ऑफ माइनर, ये बेटा एनफोर्स हो सकती है। दूसरी बात करें बेटा, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि एक माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन अगर जितने भी पार्टनर हैं उनकी सबकी कंसेंट हो तो उस माइनर को वो पार्टनर बना सकते हैं ओनली फॉर द बेनिफिट्स, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए प्रॉफिट, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है बेटा, समझ आ गई इतनी बात? 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटा, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, यानी एक माइनर जो है वो हमेशा प्ली कर सकता है कि वो माइनर है, एंड इज नॉट स्टॉप टू डू
और उसे ये रोका नहीं जाएगा कहने से। इवन वेयर, कहां पर, जहां उसने लोन लिया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है फाल्सली रिप्रेजेंट करके, यानी झूठ बोल के कि मैं मेजर हूं, तो उस केस में बेटा माइनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। हमेशा क्या रहेगा, माइनर के पास ऑप्शन है, उसके पास डिफेंस है कि वो एक माइनर है। फिफ्थ पॉइंट है लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। ये जो प्रोविजन है बेटा, इस सेक्शन 68 डील करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इसमें वो बताते हैं कि जो नेसेसिटीज के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है माइनर, तो बेटा वो एनफोर्सेबल हो सकते हैं, सामने वाली पार्टी भी कर सकती है और माइनर भी कर सकता है। इन केस नेसेसिटीज के लिए नहीं है तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है। लेकिन बेटा इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है, अभी तक हम समझ रहे हैं कि माइनर जो है वो पर्सनली लाइबल नहीं होता, लेकिन जब हम बात करते हैं नेसेसिटीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए, माइनर के लिए, नेसेसिटीज के लिए, यानी नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उस केस में लॉ बोलता है कि जो माइनर है उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, बट जो उसकी प्रॉपर्टी है वो लाइबल हो जाएगी। यानी अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, लाइबल कर दिया जाएगा। इनकेस माइनर डिफॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो प्रॉपर्टी जो है उसे बेचकर पेमेंट कर दी जाएगी सामने वाली पार्टी को। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। लेकिन जो नेसेसरी वाली बात आती है कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है जो नेसेसरी वाले होंगे, उसके लिए दो कंडीशन डिफाइन की गई है। पहला ये बताया, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबल नेसेसरी फॉर इज सपोर्ट इन द स्टेशन इन लाइफ, यानी उन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो नेसेसरी है माइनर की लाइफ के लिए। दूसरा, माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरी, माइनर के पास उन गुड्स की सफिशिएंट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। इन केस वो जाता है, इन केस वो कोई ऑर्डर करता है, पिज्जा मंगाता है, नेसेसरी में है, यानी माइनर, यानी बेसिकली बेटा इसमें क्या बता रहे हैं ये, तो बेटा इसमें बता क्या रहे हैं, इस प्रोविजन में ये बताया जा रहा है कि जो लग्जरियस या अननेसेसरी आर्टिकल्स हैं उसे हम नेसेसिटी का पार्ट हम उसे नहीं मानते। केवल वही गुड्स या आर्टिकल्स नेसेसरी होते हैं जो लाइफ को चलाने के लिए, जैसे बेटा खाना होगी। चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्डियंस, हाउ फार एनफोर्सेबल, यानी जो गार्डियंस हैं माइनर के, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या वो एनफोर्सेबल होते हैं? तो बेटा समझिए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं माइनर के बिहाफ पर गार्डियंस के थ्रू, वो सारे के सारे वैलिड नहीं होते, सारे के सारे वैलिड नहीं होते। लेकिन अगर नेसेसिटीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई गार्डियन माइनर के बिहाफ पे, तो वैलिड हो जाएगा। और इन केस एक सर्टिफाइड गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट करता है, ध्यान देना बेटा, सर्टिफाइड गार्डियन कौन होता है? जो कोर्ट अपॉइंट करती है किसी माइनर के लिए, गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करे उसे बोला जाता है सर्टिफाइड गार्डियन। तो सर्टिफाइड गार्डियन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर विद द सैंक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के सैंक्शन से, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो बेटा जितने भी माइनर के साथ एग्रीमेंट किए जाते हैं वो सारे वॉइड होते हैं। तो इस केस में क्वेश्चन ही नहीं उठता कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप करा लें माइनर से तो वो वैलिड हो जाएगी, नहीं। जितने भी एग्रीमेंट आपने बनाए हैं या कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोलता है वो नो इंसॉल्वेंसी, यानी एक माइनर को जो है आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है इसलिए इनकैपेबल है एग्रीमेंट की जो कंडीशन है वो फुलफिल करने के लिए, क्योंकि जो एग्रीमेंट बना है माइनर के साथ वो वॉइड एब इनिशियो है, तो इसलिए ये वाला कोई आप प्ली ये नहीं ले सकते। नेक्स्ट पार्टनरशिप की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा, सेक्शन 30 ने बताया था कि एक माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते, बट उसकी एक्सेप्शन थी कि जितने भी पार्टनर हैं फर्म में वो सारे अग्री हो जाएं कि ठीक है हम इसे बेनिफिट के लिए पार्टनर बना सकते हैं, सिर्फ प्रॉफिट देने के लिए बना सकते हैं। माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एजेंट बन सकता है, बट उस केस में माइनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जितने भी एक्ट करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, माइनर लाइबल नहीं होगा। माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, लेकिन उसमें लाइबल कौन होगा, माइनर नहीं होगा। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, माइनर जो है अपने पेरेंट्स को या गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, इन केस जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक माइनर है एक अडल्ट है, सपोज 3 पर्सन है ए बी एंड सी। ए जो है बी और सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, बी जो है मेजर है
ए भी मेजर है, सी माइनर है, तो इस केस में जो मेजर है वो माइनर को स्यू नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पढ़ा। ही माइनर को किसी प्रोविजन के लिए लाइबल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यही जो है जजमेंट आई थी सेन दास वर्सेस रामचंद में। तो कोर्ट ने बताया था कि जब इन केस ऑफ जॉइंट एग्रीमेंट है माइनर और एडल्ट का, तो माइनर को जो है आप लाइबल नहीं ठहरा सकते कि उसने अपने परफॉर्मेंस नहीं की। ठीक है बेटा, सीओटी फॉर माइनर, अगर कोई थर्ड पार्टी जो है वो सीओटी बन जाती है, कोई अडल्ट है जो सीओटी बनता है माइनर के लिए, तो उस केस में माइनर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो उस केस में भी बेटा माइनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो सीओटी बना है और जो थर्ड पार्टी जिसके साथ माइनर का हुआ एग्रीमेंट, वो दोनों आपस में लाइबल होंगे, माइनर कोई लाइबल नहीं होगा। माइनर एज शेयर होल्डर, माइनर शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता, कंपनीज एक्ट में भी है प्रोविजन। बट बेटा अगर माइनर जो है अपने लीगल गार्डियन के थ्रू शेयर होल्डर बनना चाहता है तो बन सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है। लायबिलिटी फॉर टोर्ट्स, टोर्ट को समझिए बेटा, टोर्ट होता क्या है? टोर्ट सिंपली क्या है? कोई एक्ट या ओमिशन, यानी हमारा कोई ऐसा काम जिससे सामने वाले को दुख हो या उसका नुकसान हो, तो वो कहलाता है टोर्ट। तो माइनर जो है बेटा टोर्ट के केस में लाइबल हो जाता है। टोर्ट का एक एग्जांपल ले, सपोज एक माइनर है, उसने हायर पे ली साइकिल चलाने के लिए, हायर पे साइकिल ली, और वो क्या करता है, साइकिल जो है अपने दूसरे फ्रेंड को चलाने के लिए देता है, और दूसरा फ्रेंड जो है उस साइकिल का एक्सीडेंट कर देता है। तो इस केस में माइनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जो साइकिल ओनर है वो माइनर पे केस फाइल कर सकता है और स्यू भी कर सकता है, क्योंकि ये जो एक्ट हुआ है ये टोर्ट हुआ है। ठीक है बेटा, बी पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और सी पॉइंट भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो एक बार सम अप करते हैं फटाफट से कि हमने पढ़ा क्या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में। सेक्शन 11 जो है वो बताता है कि कौन है कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ऐसे पर्सन है जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो सेक्शन 11 ने बताया कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर व्यक्ति जो है कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बट क्या होना चाहिए? हु हैज अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी उसने अटेन कर ली हो। Who is of sound mind, वो sound mind का होना चाहिए। And who is not disqualified from contracting by any law to which he is subject, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। साथ में हमने पढ़ा कि जो माइनर है उसके लिए हमने 15 पॉइंट्स डिस्कस किए कि माइनर के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। इसमें हमने मोहिरी बीबी व धर्मोदास घोष वाला केस भी समझा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कोई भी रेटिफिकेशन नहीं होती जब माइनर जो है मेजर हो जाता है, तो माइनर रहते हुए उसने जितने एग्रीमेंट बनाए थे उन्हें आप रेटिफाई नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। माइनर जो है वो बेनिफिट ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के बेनिफिट के लिए बन रहा है तो उसमें बेनिफिट ले सकता है। फोर्थ पॉइंट था कि माइनर जो है हमेशा ये प्ली कर सकता है कि मैं तो माइनर हूं। माइनर जो है नेसेसिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, तो उस केस में वो पर्सनल लाइबल नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लाइबल हो जाएगी। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, जो गार्डियंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो गार्डियन माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारे के सारे जो है वो वैलिड नहीं होते, हमने ये समझा। लेकिन अगर एक सर्टिफाइड माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है विद परमिशन ऑफ कोर्ट, तो उस केस में वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है एग्रीमेंट वो माइनर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो करेगा, क्योंकि वॉइड होते हैं जितने भी एग्रीमेंट बनते हैं। माइनर के अगेंस्ट आप ऐसा कोई डिफेंस नहीं ले सकते कि ये जो है अब इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इस वजह से ये अपनी अग्रीमेंट में जो कंडीशन लिखी है उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहा। पार्टनरशिप का हमने समझ लिया। माइनर एजेंट बन सकता है, वो पर्सनल लायबल नहीं होगा, उस केस में कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। माइनर जो है अपने पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकता, ना ही गार्डियन को बाइंड कर सकता। जॉइंट एग्रीमेंट या जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं माइनर और एडल्ट के बीच में, तो उस केस में एडल्ट ही रिस्पॉन्सिबल है, माइनर नहीं है। अगर कोई श्योरिटी बन रहा है माइनर की, तो थर्ड पार्टी और श्योरिटी वो आपस में लाइबल होंगे, माइनर नहीं होंगे। माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता, बट अपने लॉफुल गार्डियन के थ्रू वो माइनर शेयर होल्डर बन सकता है। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स के लिए लाइबल होगा माइनर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सेक्शन 13 से लेके 22 तक, जो बताता है फ्री कंसेंट के बारे में, कि जब कंसेंट फ्री नहीं होगी पार्टीज की तो क्या होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इस केस में हमने पढ़ा था कि जो कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। याद करो जब हम पढ़ रहे थे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसमें हमने ये समझा था। तो बारी बारी से शुरू करते हैं एक बार फ्री कंसेंट। तो सेक्शन 13 जो है वो फ्री कंसेंट को बताता है कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। सेक्शन 13 ने बताया कि जब दो या दो से ज्यादा लोग अग्री होते हैं एक ही बात पर, तो उसका मतलब होता है कंसेंट। डेफिनेशन दी सेक्शन 13 ने, 2 or more persons are said to be consent when they agree
अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सेक्शन 14 से लेके 22 तक, डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 14 ने दी है। सेक्शन 14 ने क्या बताया, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, यानी कंसेंट जो है वो फ्री मानी जाएगी कब, जब उस कंसेंट में कोर्जन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो और मिस्टेक ना हो। यानी 5 पॉइंट्स जो हैं वो ना हो तो कंसेंट क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब बारी बारी से समझते हैं कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक क्या होता है। सबसे पहले आता है सेक्शन 15 जो डिफाइन करता है कोर्जन को। तो कोर्जन को समझिए बेटा क्या होता है। सेक्शन 15 क्या बताता है, कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। कमिट हो रहा है या थ्रेटन किया जा रहा है कमिट करने के लिए। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। तो बेटा देखिए जरा 4 पॉइंट हम इसमें से निकाल के लेके आते हैं सेक्शन 15 की डेफिनेशन में से, जरा उन पे बात करते हैं। क्या बोलते हैं वो, सबसे पहले बात वो करते हैं कि जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं कोर्जन के वो क्या क्या है। सबसे पहले उन्होंने बताया कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो कर रहे हैं या डरा रहे हैं करने के लिए। कैसा एक्ट, जो फॉरबिडन है, किसके द्वारा, आईपीसी के थ्रू, जैसे किसी को मारना, किसी की किडनैपिंग करना, किसी को सुसाइड के लिए उकसाना या हेरा फेरी करना, चोरी करना। तो ये क्या है, आईपीसी के थ्रू क्या है, ये एक्ट फॉरबिडन है। ऐसा कुछ किया जा रहा है या ऐसा करने के लिए धमकाया जा रहा है। पहला पॉइंट ये बोलता है अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर। यानी अनलॉफुल डिटेनिंग, आपने अनलॉफुल उसे डिटेन कर लिया है, या थ्रेटनिंग टू डिटेन, आप थ्रेटन कर रहे हैं डिटेन करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर एन अग्रीमेंट। ये जो बातें हो रही हैं ऊपर वाली दोनों, या तो कमिट किया जा रहा है कोई ऐसा एक्ट जो आईपीसी में फॉरबिड है, या थ्रेटन टू कमिट किया जा रहा है कि धमकाया जा रहा है कर लेंगे हम ऐसा एक्ट। और दूसरी बात बेटा, अनलॉफुल डिटेन हो गई है प्रॉपर्टी, या थ्रेटनिंग टू डिटेन करने की, यानी थ्रेटन किया जा रहा है प्रॉपर्टी को डिटेन करने के लिए। किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो वो थर्ड पॉइंट बताता है। कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक पर्सन को एग्रीमेंट में शामिल करने के लिए किया जा रहा है, यानी उस पर्सन को एग्रीमेंट में पार्टी बनाने के लिए किया जा रहा है। इट इज टू बी नोटेड दैट इट इज इमैटेरियल वेदर द आईपीसी इज और is not enforced at the place where the coercion is employed। ये irrelevant है बेटा कि जहां पे ये दोनों एक्ट ऊपर वाले हो रहे हैं, यानी थ्रेटनिंग टू कमिट और अनलॉफुल डिटेनिंग, वहां पर आईपीसी एप्लीकेबल है उस टाइम या नहीं है, ये बेटा क्या है, irrelevant है। इसका एक एग्जांपल हमने लिया था बेटा बेसिक क्लास जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने समझा था कि एक पर्सन थे, उनके लड़के को जो है किडनैप कर लिया गया था और उनसे जबरदस्ती साइन करवाए गए थे अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। तो सेम ये बात है, किडनैपिंग क्या है बेटा, किडनैपिंग क्या है, एक ऐसा एक्ट है जो आईपीसी में फॉरबिड है, और उन्हें क्या किया गया, उन्हें थ्रेटन किया गया। क्यों किया गया, ताकि वो क्या करें, एग्रीमेंट में साइन करें कि हाँ वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उसे प्रॉपर अपनी कंसेंट से बेचना चाहते हैं। तो उस केस में सेक्शन 15 जो है वो बताता है वो जो एक्ट था वो कोएर्जन का पार्ट था, और कोएर्जन जब हो जाता है तो उसके लिए सेक्शन 19 बोलता है कि जैसे ही अगर कोएर्जन हो गया तो इफेक्ट्स जो है सेक्शन 19 बताता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन। यानी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, कोएर्जन करके जिसकी कंसेंट को ऑब्टेन किया गया है, वो क्या कर सकता है, उसके एंड पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। और जब ये वॉइडेबल हो गया, कोर्ट में प्रूफ हो गया कि ये वॉइडेबल है, उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद सेक्शन 17 बताता है कि जिस भी पर्सन से जो भी चीज ली गई थी या डरा धमका के उसे करवाया गया था काम, वो वापस किया जाएगा। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोएर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब बात करते हैं सेक्शन 16 की जो बताता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में बताता है कि जब दो पार्टी एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, उस इन्फ्लुएंस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब
अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक पार्टी दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट कर रही है। तो सेक्शन 16 क्या बोलता है? सेक्शन 16 बताता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहा जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस में बना कब? Where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of other। जहां पर एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की विल को, इच्छा को डोमिनेट कर सके, एंड ही uses that position to obtain an unfair advantage over the other। और जो पार्टी डोमिनेट कर रही है दूसरी पार्टी की विल को, वो क्या करती है? अनफेयर एडवांटेज उठाती है इस बात का। ये कब माना जाएगा कि ये जो पार्टी है वो डोमिनेट कर सकती है दूसरे की विल को? तो उसके लिए 3 पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। सेक्शन 16 बताता है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। जहां पर एक एपरेंट अथॉरिटी या रियल अथॉरिटी होल्ड करता हो वो पर्सन किसी दूसरे पर। वेयर ही स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू अदर। जहां पर एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा? इसे समझो कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के साथ कोई ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, या कोई नैतिक संबंध है, या कानूनी, सपोज एक एडवोकेट है और उसके जो क्लाइंट है उसके बीच में एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। एक एम्प्लॉयर है और उसका एम्प्लॉय है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। तो ये बात करते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की। Next is where he makes a contracts with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress, for example an old illiterate person। तीसरा उन्होंने बताया कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उस पर्सन का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परेरी रूप से या परमानेंट रूप से अफेक्टेड है। किससे? या तो उसकी एज इतनी हो गई है कि वो प्रॉपर अब चीज़ों को समझ नहीं पाता, या बीमार है, या मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है उस समय, या वो जो है परेशान है। तो उस केस में भी क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई चीज़ें? चलिए तो एक बार एनालिसिस करते हैं सेक्शन 16 का कि सेक्शन 16 ने क्या बताया अपनी डेफिनेशन में। फर्स्ट उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? एक पर्सन इन्फ्लुएंस कर सके सेकंड पर्सन को, और वो पर्सन कैसा होना चाहिए? नियर रिलेशनशिप में होना चाहिए। दूसरा, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, यानी जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन की विल को डोमिनेट कर सके, एक पर्सन दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके। रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी। रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी कैसे होती है? जहां पर बेटा रियल अथॉरिटी के एग्जाम्पल है जैसे मास्टर एंड सर्वेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट एटसेट्रा। ये क्या होती है? रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी होती है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जैसे हमने बात की, रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन फादर एंड सन, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, हस्बैंड एंड वाइफ, क्रेडिटर एंड डेटर। ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो भी, उनमें भी क्या माना जाएगा? अगर जेन्युइन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है तो उसमें ये मान लिया जाता है कि यहां पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तीसरे बात करें, मेंटल डिस्ट्रेस हो, अगर मेंटल डिस्ट्रेस है पर्सन को, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस समय भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का पार्ट बन जाएगा। अनकॉन्शियसेबल बार्गेन्स, यानी कौन से बार्गेन बेटा? जो अनकॉन्शियसेबल है यानी अनफेयर है वो बार्गेन हो रहे हैं, तो उससे भी सिंपल पता चलता है कि यहां पर क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। बात करते हैं कि एग्जाम्पल अनकॉन्शियसेबल बार्गेन्स की। तो एक यूथ है 18 साल के, और वो क्या करते हैं? 90,000 का जो है बोरो करते हैं अमाउंट एक पर्सन से, जिसका इंटरेस्ट रेट है कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ। तो बेटा जब उन्होंने ये बोरो किया अमाउंट, उस समय उन्होंने बहुत शराब पी हुई थी, यानी नशे में थे, नशे में उन्होंने ये अमाउंट बोरो की और साइन कर दिए टर्म्स एंड कंडीशन बिना समझे। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये अनकॉन्शियसेबल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जो रेट चार्ज हो रहा है बेटा वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट का रेट है, बहुत ही अनफेयर है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का रेट आप लगा रहे हैं 2% पर मंथ, वो अनफेयर है। तो कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी बेटा, ये दी थी कृपाराम वर्सेस सामीउद्दीन खान, 1903 की ये जजमेंट आई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है निकल के, वो आता है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहां ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? पार्टी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि वो अनड्यू एडवांटेज उठा सके। एडवांटेज उठा सके कैसे? सामने वाले पर्सन की विल को इन्फ्लुएंस करके उसका एडवांटेज उठा सके। तो ये ऑब्जेक्ट अगर है तब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस वो मानते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसे प्रूफ करना पड़ेगा? लॉ बोलता है सिंपल, जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन की विल को डोमिनेट कर सकता है उसी पर्सन को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैंने सामने वाले पर्सन की विल को डोमिनेट नहीं की।
ठीक है बेटा। तो सेक्शन 16 क्या था बेटा? सेक्शन 16 बताता था अनड्यू इन्फ्लुएंस, और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में उन्होंने 4 पॉइंट बताए नेसेसरी जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के। उन्होंने पहला बताया कि रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टीज के बीच में, नियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरा बताया कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सके, इस पोजीशन में हो। तीसरा उन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का वो ये होना चाहिए कि अनड्यू एडवांटेज उठा सके पार्टी। और फोर्थ जो है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी किसके ऊपर बर्डन रहेगा? जो पार्टी डोमिनेट कर सकती है अदर पार्टी की विल को, उस पर बर्डन रहता है कि वो प्रूफ करे कि ऐसा नहीं हो। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 19A की, कि जो अग्रीमेंट बन रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू वो क्या होंगे। तो सेक्शन 19A बताता है कि ये भी क्या हो जाएंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, और पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो वॉइड करा सके। कौन सी पार्टी के पास ऑप्शन होगा? ये हमेशा ऑप्शन मिलेगा उस पार्टी को जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो सेक्शन 14 हमने किया, सेक्शन 15 हमने किया, सेक्शन 16 हमने किया। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। ठीक है, सेक्शन 17 क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17। फ्रॉड की बेटा डेफिनेशन समझिए पहले एक बार की फ्रॉड की डेफिनेशन होती क्या है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, देखिए क्या बोलता है लॉ, फ्रॉड मीन्स भी है और इंक्लूड भी। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट or with his connivance or by his agent with an intent to deceive another party thereto or his agent or to introduce him to enter into contract। फ्रॉड का मतलब है कि जितने भी एक्ट नीचे स्पेसिफाई किए गए हैं वो अगर एक्ट कर रहा है या कमिट कर रहा है, कौन कर रहा है? या तो पार्टी कर रही है कोई कॉन्ट्रैक्ट की, या किसी के कहने पर कर रही है पार्टी, या कोई एजेंट कर रहा है। किस इंटेंशन के साथ? सामने वाली पार्टी को क्या कर सके? डिसीव कर सके, उसे धोखा दे सके। और कौन से एक्ट कर रहा है? कुछ ऐसे फैक्ट और सजेशन दे रहा है जो सच नहीं है, जो रियल फैक्ट्स है उन्हें छुपाया जा रहा है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ऐसी प्रॉमिस की जा रही है जो परफॉर्म ही नहीं करनी, वो भी फ्रॉड होता है बेटा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई और अदर एक्ट जो डिसीव करने के लिए किया गया। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, कोई दूसरा एक्ट जिसे लॉ ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये फ्रॉड है। ठीक है बेटा, तो फ्रॉड क्या हुआ? फ्रॉड ये हुआ कि कोई अगर पर्सन जो पार्टी है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, या किसी के कहने पर जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, या कोई एजेंट, वो सामने वाले को चीट करने के लिए क्या करता है? 5 तरह के एक्ट करता है। पहले एक्ट कौन सा? या तो वो सजेशन दे रहा है या फैक्ट दे रहा है जो झूठ है, कोई सच्चा फैक्ट जो है वो छुपा रहा है, या कोई नॉलेज है, कोई इंफॉर्मेशन है वो छुपा रहा है, या कोई प्रॉमिस कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा और वो नहीं करने वाला, या कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो डिसीव करने के लिए किया जाए, या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन जो लॉ ने बोला है वो क्या है? फ्रॉड है। तो उस केस में बेटा फ्रॉड जब किया जाएगा तो अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती उसके पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो वॉइडेबल कर दे। लेकिन एक बात है फ्रॉड के साथ, मियर साइलेंस। मियर साइलेंस ये एक्सप्लेनेशन है बेटा सेक्शन 17 की। Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. Mere silence किसी फैक्ट के बारे में जो अफेक्ट करता है किसी पर्सन की विलिंगनेस कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, ये फ्रॉड नहीं होता। तब तक नहीं होता अनलेस कब तक नहीं होगा? Circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of person keeping silence to speak, or unless is silence in itself equivalent to speech. ये तब तक नहीं होता बेटा जब तक कि चुप रहना ये इक्विवेलेंट ना हो बोलने के। जैसे फॉर एग्जांपल ने, अगर एक पर्सन है बी और सेकंड पर्सन है ए, बी बोलता है ए को कि अगर आप मना नहीं करेंगे तो मैं ये मानूंगा कि ये घोड़ा जो है वो अनसाउंड माइंड का है, यानी ये घोड़ा पागल है। तो उस केस में ये अगर नहीं बोलता ए तो बेटा ये क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे बोलना ए का जरूरी था। ठीक है बेटा, तो ऐसे केसेस में क्या है, अगर इन केस जहां पे बोलना जरूरी है, पार्टी की ड्यूटी है बताना, तो उस केस में जो है अगर आप चुप रह जाती है पार्टी तो वो क्या हो जाएगा बेटा? फ्रॉड मान लिया जाएगा। अदरवाइज मियर साइलेंस जो है फ्रॉड नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल अभी दिया, दूसरा लेते हैं। ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स, ए और बी जो है ट्रेडर्स हैं, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। ए हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन प्राइस विच वुड affects B's willingness to
प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। ए के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वो अगर बी के साथ शेयर करेगा तो बी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करेगा। तो इस केस में ए नहीं बताता, चुप रह जाता है। ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी। तो बेटा ये फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि ए की इसमें कोई ड्यूटी नहीं है कि वो बी को इन्फॉर्म करे। ठीक है बेटा, अब आइए जरा एक बार एनालिसिस समझ लेते हैं फ्रॉड का। पहला, देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स। फ्रॉड होने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। हाउएवर साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड और एन एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड। साइलेंस भी क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा जहां पर सामने वाले की ड्यूटी है बताना और तब वो चुप रह जाते हैं। या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि सामने वाली पार्टी बोलती है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं ये मानूंगा कि ये कंफर्म हो गया, तो उस केस में भी बताना होता है। तो साइलेंस वहीं पे फ्रॉड होगा, अदरवाइज में नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट। जो रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है वो फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तभी फ्रॉड माना जाएगा। रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट का कंक्लूजन होने वाला है उससे पहले वो रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। और किस इंटेंशन के साथ देनी चाहिए, उस रिप्रेजेंटेशन को सुन के सामने वाली पार्टी एक्ट करे। Representation or statement should be made with the knowledge of its falsity or without belief in its truth or recklessly not caring whether it is true or false। जो representation या statement दी जा रही है वो इस knowledge के साथ देनी चाहिए कि वो false है, झूठी है। The other party must have been induced to act upon the representation or assertion। जो सामने वाली पार्टी है उस representation को सुनकर क्या करे, एक्ट करे, उस पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। The other party must have relied upon the representation must have been deceived। जो सामने वाली पार्टी है वो रिप्रेजेंटेशन सुनकर उस पर एक्ट करे और साथ में क्या हो, धोखा भी पाना चाहिए, डिसीव भी होनी चाहिए वो पार्टी। The other party acting on the representation must have consequently suffered a loss। और सामने वाली पार्टी को लॉस होना चाहिए। यानी देखिए 7 कंडीशन है जो उन्होंने बताई। सबसे पहले क्या बताई उन्होंने कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो झूठी होनी चाहिए और साइलेंस भी फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किसी फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन कब देनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूजन से पहले। रिप्रेजेंटेशन की जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सामने वाली पार्टी रिप्रेजेंटेशन सुनकर उस पर एक्ट करे, एक्ट करने के बाद वो डिसीव होनी चाहिए और डिसीव होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसे लॉस भी होना चाहिए। तो ये क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाएगा फ्रॉड। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रॉड्स की। क्या होगा, तो सबसे पहली बात है कि वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, जिस पार्टी को डैमेज हुआ है वो क्या कर सकती है, वो स्यू कर सकती है डैमेजेस के लिए, अपने डैमेजेस रिकवर कर सकती है। तीसरा, वो परफॉर्मेंस के लिए क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए वो इंसिस्ट कर सकती है जिस पार्टी ने फ्रॉड किया है। तो इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस पार्टी के पास ऑप्शन है वॉइडेबल करने का, उस पार्टी के पास 3 रेमेडीज आ गई। ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल टाइम में। ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस, के लिए स्यू कर सकती है। ही कैन इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंसिस्ट कर सकती है। ठीक है बेटा, तो मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बेटा, ये हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ एक रूल आता है बेटा कैवेट एम्पेटर का। कैवेट एम्पेटर के लिए बहुत ही फेमस जजमेंट है वर्ड वर्सेस हॉब्स की। इसमें क्या है, कैवेट एम्पेटर का मतलब क्या बेटा कि लेट द परचेजर बिवेयर, यानी परचेजर को पता होना चाहिए वो क्या खरीदने जा रहा है, उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेलर की बात पर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये है बेटा कैवेट एम्पेटर। हुआ क्या था, वर्ड्स वर्सेस हॉब्स में हॉब्स ने जो है बेटा वर्ड को कुछ सुअर बेचे थे। जब कुछ सुअर बेचे जा रहे थे तो कुछ सुअर की तबीयत जो थी खराब थी, उन्हें टाइफाइड था। ये बात पता थी एच को, लेकिन उसने डब्ल्यू को नहीं बताई। डब्ल्यू यानी वर्ड। बाद में क्या हुआ, वो सुअर कुछ थे जो मर गए। तो इस केस में डब्ल्यू ने एच के ऊपर केस कर दिया कि इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ और इसने मुझे नहीं बताया। तो इस केस में जजमेंट दी कोर्ट ने कि जो परचेजर है उसे पता होना चाहिए चीज़ों का, वो सेलर बाउंड नहीं है, उसमें ड्यूटी बाउंड नहीं है सेलर कि वो आपको सारी बातें बताए। ठीक है बेटा, तो इस केस में जजमेंट दी कोर्ट ने कि ये जो है वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए कौन से ऐसे केस है जहां पर साइलेंस जो है वो फ्रॉड माना जाता है, अब उनकी बात कर लेते हैं। साइलेंस इज फ्रॉड, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, जहां पर सामने वाले पर्सन की ड्यूटी है कि वो बोले, अगर वो नहीं बताता तो वो क्या मान लिया जाता है, फ्रॉड मान लिया जाता है। जैसे बेटा फिड्यूशरी रिलेशनशिप अभी हमने बात करी,
विश्वास का संबंध, नैतिकता का संबंध, तो वो कौन से फिड्यूशरी रिलेशनशिप, मदर फादर जैसे डॉक्टर पेशेंट, इनकेस वहां पर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे, मटेरियल फैक्ट्स नहीं बता रहे, चुप रह जाते हैं, तो बेटा क्या होगा, ये फ्रॉड मान लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, उसमें डिटेल अगर आप सही नहीं दे रहे हैं तो बेटा क्या होगा, फ्रॉड मान लिया जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी से अगर कुछ झूठ बोला गया है तो इंश्योरर को कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज के केस में भी अगर फैक्ट्स नहीं बताते, चुप रह जाते हैं, तो क्या होगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, फ्रॉड मान लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पे भी साइलेंस को जो है फ्रॉड माना जाता है। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर शेयर अलॉट किए जा रहे हैं वहां पर अगर डिस्क्लोज नहीं करते इंफॉर्मेशन, चुप रह जाते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते प्रॉपर, तो वो भी क्या होगा, फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है बेटा। वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, बी ने ए से पूछा कि अगर आप चुप रहेंगे तो मैं ये मान लूंगा कि घोड़ा जो है ये साउंड माइंड का है, तो उस केस में क्या होता है, साइलेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंट टू स्पीच, उसका चुप रहना इक्विवेलेंट हो गया बोलने के। ठीक है बेटा, तो ये फ्रॉड माना जाएगा अगर वो नहीं बोलता तो। बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड सेम होता है, ये जो डिफरेंस है उसके बीच में क्या है समझिए। जो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें जो पार्टी रिप्रेजेंटेशन दे रही है उसे नहीं पता होता कि वो गलत बोल रहा है, और उसकी इंटेंशन नहीं होती कि वो सामने वाली पार्टी को डिसीव करे। समझ आया बेटा। फ्रॉड में क्या था, फ्रॉड में रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी लेकिन उन्हें पता था ये रिप्रेजेंटेशन झूठी है, जानबूझ के इसके नॉलेज का कोई बेस, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो झूठी है, सब पता था, लेकिन सामने वाली पार्टी को डिसीव करने के लिए वो रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, रिप्रेजेंटेशन जो दे रही है पार्टी उसे नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन गलत दे रही है, और उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं है कि वो सामने वाली पार्टी को डिसीव करे, तो ये होता है बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए एनालिसिस एक बार समझ लें। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज ऑफ फॉल्स वुड कॉन्स्टिट्यूट मिस रिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर, देखिए मेकर जो बोल रहा है, जो बना रहा है रिप्रेजेंटेशन, बिलीव्स इट टू बी ट्रू बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही पजेस, यानी जो इंफॉर्मेशन उसने दी वो मानता है कि ये सही है बट इंफॉर्मेशन वो सही नहीं होती। Where there is a breach of duty by a person without an intention to deceive which brings an advantage to him, सामने वाली पार्टी की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो डिसीव करे दूसरी पार्टी को। When a party causes even though innocently the other party to the agreement to make a mistake as to subject matter, जहां पर एक पार्टी जानबूझकर नहीं करती, गलती से हो जाती है, दूसरे पार्टी के साथ क्या करती है, मिस्टेक कर देती है। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो बेटा, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो भी voidable होंगे at the option of the parties whose consent is not free। ठीक है, एक बार जो है कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद समझेंगे फिर मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड का डिफरेंस। तो फटाफट से आओ, बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है। बेसिस ऑफ डिफरेंस, कोर्जन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट, फिजिकली फोर्स किया जाता है और थ्रेट दिया जाता है। द एग्रीव पार्टी इज कंपेल्ड टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट इट विल, जो एग्रीव पार्टी है उसे जबरदस्ती उसकी विल के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है बेटा, इट इन्वॉल्व्स मॉरल और मेंटल प्रेशर, या तो आप मेंटली प्रेशराइज करके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हैं या मॉरल प्रेशराइज करके। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, क्रिमिनल एक्शन कोर्जन में बेटा क्रिमिनल एक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है, उन सारे एक्ट्स की होती हैं जो फॉरबिड है आईपीसी में। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई ऐसे एक्ट नहीं होते जो इलीगल हो। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, कोर्जन में कोई रिलेशनशिप होने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप हो वहां पर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप या नियर रिलेशनशिप होना एग्जिस्ट, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना मस्ट है। एक्सरसाइज बाय हुम, कौन कर सकता है बेटा कोर्जन को, कोई भी कर सकता है, या तो पार्टी कर सकती है, इवन द स्ट्रेंजर भी कर सकता है। Coercion need not be proceed from the promisor nor need it to be directed against the promisor. It can be sued even by stranger to a contract। ठीक है, undue influence is always exercised between the parties, जो parties हैं उनके बीच में ही एक्सरसाइज होगा। Enforceability voidable होता है, जैसे कि हमने बात की, contract is voidable, और consent is induced by undue influence, the contract is either voidable or the court may set aside, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या कोर्ट क्या कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है।
चलिए नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड इन केस ऑफ coercion where contract is rescinded by the aggrieved party, any benefit received has to be restored back। यानी coercion के केस में क्या है बेटा, अगर coercion हुआ है और कोई बेनिफिट रिसीव किया गया पार्टी से तो वो रिस्टोर करना पड़ता है। इन केस ऑफ undue influence, कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो पार्टी को रिटर्न करा भी सकती है बेनिफिट, या तो होल या कुछ पोर्शन या पार्ट में, या नहीं भी करा सकती। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन की। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, तो समझिए सबसे पहले, जैसा कि हमने डिस्कस किया सेक्शन 17 और 18 में, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन फ्रॉड की क्या है, डिसीव करना। मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि पार्टी को डिसीव किया जाए। नॉलेज ऑफ ट्रूथ, फ्रॉड में पता होता है पार्टी को कि ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रही हैं झूठी है। मिस रिप्रेजेंटेशन में जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे नहीं पता होता। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस, जो इंजर्ड पार्टी है वो बेटा रिसाइन कर सकती है और डैमेज क्लेम कर सकती है। इसमें जो इंजर्ड पार्टी है वो रेपुडिएट कर सकती है, ये सू कर सकती है, बट डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। रिसाइन कर सकती है मिस रिप्रेजेंटेशन में, बट डैमेज क्लेम नहीं कर सकती। Means to discover the truth, the party using the fraudulent act cannot secure or protect himself by saying that the injured party had means to discover the truth। जो पार्टी फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड में वो ये डिफेंस नहीं ले सकती कि सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन था कि वो अपना सच का पता लगाए, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, ऐसा वो डिफेंस नहीं ले सकती फ्रॉड के केस में। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, पार्टी कैन प्ली दैट इंजर्ड पार्टी हैड मींस टू डिस्कवर द ट्रूथ, यानी उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन में ये बोला जा सकता है, पार्टी डिफेंस ले सकती है कि सामने वाली पार्टी जो है वो डिस्कवर कर सकती है जो हमने बात कही है वो सच है या नहीं है। ठीक है बेटा, ये डिफेंस ले सकती है कोर्ट में। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसे रिवाइज। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।